हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग का जो प्रधान शिक्षक का जो एग्ज़ाम था 28 जुलाई को, वो पोस्टपोन्ड हो गया है। मतलब कि एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल नहीं होगा। अब जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, वो आपका सितंबर में होगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है। और सितंबर में दिया गया है, अभी डेट नहीं दिया गया है एग्ज़ाम का कि कब तक होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड बताया गया है कि सितंबर में होगा। कुछ अपरिहार्य कारणों से आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो स्थगित कर दिया गया है और अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, सितंबर में होगा। ये बहुत ही मतलब कि किसी के लिए अच्छा है, जो लोग अभी तक शुरुआत नहीं किए थे उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो लोग काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे, जिनका तैयारी पूरा हो गया था, उनके लिए थोड़ा सा निराशा है, क्योंकि लगातार इतने दिनों तक तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। बहुत सारे लोग स्कूल से छुट्टी भी ले लिए थे तैयारी करने के लिए, है ना, कि फिर से हम 10 दिन के लिए छुट्टी ले लिए थे तैयारी करने के लिए सिर्फ। तो उन लोग के लिए थोड़ा सा यहाँ पर समस्या होगा, ठीक है। लेकिन अब एग्ज़ाम बढ़ गया है डेट, तो हम लोग को आगे की तैयारी अब करना है। और बहुत सारे लोगों कह रहे हैं कि सर सिलेबस चेंज हो गया है। देखिए, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिलेबस वही है, बस आपका जो उसमें अलग अलग बांट दिया गया है कि मैथ इतना पूछेगा, इतिहास से इतना पूछेगा, करेंट अफेयर इतना पूछेगा, भूगोल इतना पूछेगा, ठीक है। अलग अलग सिर्फ बांट दिया गया है। सिलेबस आपका 100% वही है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ और नहीं होगा, ठीक है। जो नोटिफिकेशन आपका आ गया है, नोटिफिकेशन में कभी भी बदलाव नहीं होता है, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। बस वो मामला को शांत करने के लिए इसको थोड़ा सा अलग बढ़ा दिया है। बहुत सारे यूट्यूब वाले इसमें सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं है। ये सिलेबस बदलाव नहीं हुआ है, सिलेबस वही है ना। ये यहाँ पर देखिए लिख दिया है 8 स्टैंडर्ड। क्या आपको लगता है कि 8वें क्लास तक ही पूछा जाएगा मैथ? ऐसा नहीं है, सिर्फ वो लिख दिया है 8वें से ऊपर पूछेगा आपको। 8वें तक ही इतिहास थोड़ी पूछेगा, 8वें तक तो ज्योग्राफी थोड़ी पूछेगा, उससे अपर पूछेगा आपको, ठीक है। कम से कम 10th स्टैंडर्ड तक जरूर पूछेगा, कम से कम हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आप देखे होंगे ना प्रधानाध्यापक का, हाँ ठीक है, प्रधानाध्यापक का आपको एग्जाम्पल है, आपको याद है, ठीक है। देख रहे हैं ना किस प्रकार का एग्जाम वो हमें आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको लेवल को बना करके चलना है, तैयारी करते हुए चलना है। जिस अनुसार से आपका तैयारी चल रहा था वो बिल्कुल सही चल रहा था, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं था। हाँ, बस ये बात है कि अब उसको सेक्शन वाइज बांट दिया है कि 20 आपका मैथ पूछेगा, रीजनिंग भी पूछेगा। मैथ रीजनिंग नहीं लिखा है, लेकिन रीजनिंग पूछेगा। आप याद रखिएगा, रीजनिंग सिलेबस में दिया हुआ है, तो रीजनिंग आपको पूछेगा ही एग्जाम में, ठीक है। अब 10 रीजनिंग पूछे या फिर 5 रीजनिंग पूछे, लेकिन रीजनिंग जरूर पूछेगा, ठीक है। चलिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आज हम लोग दोस्तों यहाँ पर कुछ भूगोल हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा पटना से बाहर हूँ, ठीक है। तो आज आप लोग ये टेस्ट आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। आज हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे, वो भी मानचित्र के द्वारा पढ़ेंगे। और टेस्ट हम लोग का स्टार्ट ये चलेगा, टेस्ट तो चलते ही रहेगा। अभी तक 83 टेस्ट हो गया है। जो लोग अभी तक हमारे क्लास में नहीं जुड़े हैं, तो वो लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। 9 बजे से आपका डेली लाइव क्लास होता है। आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख उत्तरी भारत के मैदान के बारे में, देखेंगे कि उत्तरी भारत का मैदान का विस्तार, है ना, पूरा डिटेल से यहाँ पर समझेंगे, मानचित्र के द्वारा यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। यहाँ से भी एग्जाम में आपको बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा भारत का भूगोल से, ठीक है। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों। तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, अब वहाँ पर आपको जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने का प्रक्रिया क्या है, तो इसमें 351 का चार्ज है। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उनके लिए अच्छा हो गया कि एग्जाम का डेट बढ़ गया है, और जो लोग जुड़े हुए हैं वो दो उनका तैयारी आगे चलता ही रहेगा उसी में आपका, ठीक है। जो लोग अभी तक नए हैं तो 351 का चार्ज है, और इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, अमेजन पे भी कर सकते हैं। सभी आपको इस नंबर पर है, उपलब्ध है। आप यहाँ से पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है, जहाँ आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और वहाँ पर सभी PDF है, पीछे वाला वीडियो है, नोट्स है, सभी चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम है कैरियर परिवार। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए क्या करना है, क्योंकि टेलीग्राम पर भी हम क्वेश्चन डालते रहते हैं, वहाँ से भी आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 3000
लोग वहाँ पर जुड़ गए हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए। हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को। और चलिए आगे हम लोग आज का ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही यहाँ से आप लोग जाइएगा। धन्यवाद। के प्रमुख मैदान, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल मानचित्र के द्वारा, और इसके अंतर्गत आज हम लोग क्या देखेंगे, भारत के प्रमुख मैदान, यानी कि उत्तरी भारत का प्रमुख मैदान हम लोग आज देखने वाले हैं। उत्तर भारत में जो जो प्रमुख मैदान है इसके बारे में आज विस्तार पूर्वक हम लोग देखेंगे कि इसका विस्तार किन किन राज्यों में फैला हुआ है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इन सभी बातों को हम लोग आज यहाँ पे पूरा देखने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। वीडियो थोड़ा लाइक कर दे, शेयर कर दे जल्दी से आप लोग, और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिर से। गुड आफ्टरनून मन अय्यर, सभी लोग आप लोग अपना अपना तैयार हो जाइए। देखिए हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले उत्तरी भारत का मैदान। आज हम लोग क्या देखेंगे, उत्तरी भारत का मैदान, और कल हम लोग देखेंगे भारत के तटीय मैदान। ठीक है, आज हम लोग पूरा उत्तरी भारत के मैदान को पूरा हम लोग कवर करेंगे। इसका क्या विस्तार है, कहां कहां से इसका विस्तार है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। सिन्हा श्रुति गुड आफ्टरनून, चलिए आप लोग जल्दी से आ जाइए, है ना। 1 बजे से आपका डेली क्लास स्टार्ट हो जाता है, तो ठीक है आप लोग टाइम से आ जाए कीजिए 1 बजे, है ना। 1 बजे से आपका डेली लाइव क्लास स्टार्ट होता है ज्योग्राफी का, और 9 बजे रात में आपका चलता है बीपीएससी का टेस्ट। तो जिनको भी बीपीएससी का टेस्ट देना है वो 9 बजे रात में आ जाइएगा, और जिनको ज्योग्राफी पढ़ना है मैप के द्वारा, तो आप लोग 1 बजे दिन में आपका डेली लाइव क्लास चलता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आप लोग का ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। देखिए सबसे पहले जान ले कि जो उत्तरी भारत का जो मैदान है, इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों, ये किस वजह से हुआ है। तो इसका जो निर्माण हुआ है ना, मेन रूप से ये नदी के द्वारा। मैदान का निर्माण किससे होता है, नदी से होता है आपका मैदान का निर्माण। उत्तरी भारत के मैदान को मुख्यतः रूप से इसको कहा जाता है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, ये है आपका सिंधु नदी जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में बहती है आपको, और ये मध्य में आपको गंगा नदी बहती है, और ये आपको पूर्व में आपको ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो इसी को सम्मिलित रूप से कहा जाता है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की मैदान। तो इसी को हम लोग आज विस्तार पूर्वक देखेंगे। इसको देखिए बहुत सारे भागों में बांटा गया है, जैसे कि राजस्थान का मैदान इसको बांटा गया है, पंजाब हरियाणा का मैदान, ठीक है, गंगा का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इसको हम लोग क्रम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून नूतन। चलिए तो सबसे पहले जान ले कि जो हमारा उत्तर भारत का मैदान है, इसका जो लगभग क्षेत्रफल है ये है आपको 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर भारत का मैदान का क्षेत्रफल लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, और इसकी जो लंबाई है ना, यहाँ पश्चिम से लेकर के पूर्व तक इसकी जो लंबाई है लगभग आपको 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई की बात किया जाए तो इसकी जो चौड़ाई है आपको 150 से लेकर के 300 किलोमीटर तक लगभग इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम में तो जल्दी पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको जानकारी एक होना चाहिए। अगर आप मेंस लिखते हैं तो वहां भी इन सब बातों को आपको दर्शाना पड़ेगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा मैप के द्वारा बना करके, है ना। तो देखिए सबसे पहले जान ले कि उत्तरी गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसी तीनों नदियां के वजह से ये जो मैदान का निर्माण हुआ है। आपको सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपको पंजाब और हरियाणा का मैदान। ये है आपको पंजाब और हरियाणा का मैदान। ठीक है, ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये आपको पंजाब और हरियाणा का मैदान है। इसका जो मुख्यतः निर्माण हुआ है इस मैदान का, ठीक है, ये किस किस नदियों से हुआ है ये पूछा जाता है। तो पंजाब हरियाणा का जो मैदान का निर्माण हुआ है ये सतलज, ब्यास और रावी। कौन कौन सी नदी याद रखिएगा, सतलज नदी, अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, बस सुनते हुए चलना है और देखते हुए चलना है। ठीक है, तो सतलज नदी, रावी नदी और व्यास नदी के सम्मिलित रूप से, ठीक ना, इस नदियों के द्वारा जो मलबा लाया जाता है ना, मिट्टी लाया जाता है, और ये पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में जो यहाँ बिछा दिया जाता है, इसी से एक मैदान का निर्माण हुआ है जिसे कहा जाता है पंजाब हरियाणा का मैदान। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए, इस तीनों नदियों के द्वारा ये बना है। और ये तीनों नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये तीनों नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और सिंधु की और भी सहायक नदी है, कौन कौन, तो झेलम नदी,
है ना, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया और सतलज नदी। ये 5 नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। और ये पांचों नदी, 5 में से ये 4 नदी जो है ना ये पाकिस्तान में चली जाती है। रावी जो है ये पाकिस्तान में नहीं जाती है, ये सतलज से मिल जाती है आपको इंडिया में ही, और ये चारों नदियां चली जाती है पाकिस्तान में और सिंधु नदी से जाकर के मिल जाती है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखा, ये पंजाब और हरियाणा का मैदान। यहाँ जो आपको मिट्टी पाई जाती है मुख्य रूप से यहाँ बांगर मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे बांगर मिट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो खेत है ना वहाँ बहुत अधिक सिंचाई की वजह से यहाँ के जो खेत है उसमें रेह या कलर जैसा देखने को मिलता है। मतलब कि बहुत ज्यादा सिंचाई करने से उस खेत के ऊपर जो है ना नमक की मतलब उजला उजला यहाँ पे परत जम जाता है, उसी को कहा जाता है रेह या कलर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ मेन रूप से बांगर मिट्टी पाई जाती है। दूसरा जो आपका देखिए इसका एक विस्तार भी देख ले तो ये पंजाब हो गया, पूछा जा सकता है, हरियाणा हो गया और यहाँ दिल्ली तक इसका विस्तार है। तो यानी कि मुख्यतः ये 3 राज्यों में लगभग फैला हुआ है पंजाब हरियाणा का मैदान। दूसरा जो आपको मैदान हम लोग देखने वाले हैं वो है राजस्थान का मैदान। तो ये जो आपका मैदान दिख रहा है ये है आपका राजस्थान का मैदान। यानी जो राजस्थान का मैदान का जो निर्माण होने का जो मुख्य कारण है ये आपका एक कारण बनता है अरावली पर्वत भी। अरावली पर्वत कहाँ है? तो ये राजस्थान में ही है। अरावली पर्वत भी एक मुख्य रीजन है ये राजस्थान में जो मैदान है, राजस्थान में मैदान भी कह सकते हैं इसको यहाँ। और क्या है तो यहाँ पे थार का मरुस्थल भी है कि नहीं? तो ये थार का मरुस्थल भी कहाँ है? तो पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र में। और ये पाकिस्तान के पास जो सटा हुआ क्षेत्र है यहाँ भी थार का मरुस्थल विस्तार है। पाकिस्तान में भी इसका फैलाव है, ठीक है, और भारत में तो इसका फैलाव है ही। इसका जो निर्माण हुआ है मुख्य रूप से ये जो हमारा प्लेट है ये तो हमारा इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट जो हमारा नॉर्थ ईस्ट की ओर प्रत्येक वर्ष खिसक रहा है। और जो आपका इधर प्लेट है इस प्लेट को कहा जाता है आपको पाकिस्तान के जो इस साइड जब प्लेट है ना इसको कहते हैं अरबियन प्लेट, ठीक है, अरब का प्लेट इसको कहा जाता है। तो अरबियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट ये टकराने की वजह से ये भाग जो है ऊपर उठ गया है। ऊपर उठने की वजह से यहाँ पे जो एक मैदान का निर्माण हुआ है ना, या फिर कह सकते हैं इसको मरुस्थल का निर्माण हो गया है, ठीक है। तो इसका कारण एक ये भी बनता है जो अरबियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराने की वजह से भी इसका निर्माण हुआ है। एक रीजन और क्या बनता है कि ये जो राजस्थान का जो मैदान है इसका निर्माण होने का तो ये है आपका अरावली पर्वत, गुजरात से लेकर के यहाँ दिल्ली तक फैला हुआ है। तो जो मॉनसून आता है, ठीक है, मॉनसून के बारे में आपको आगे बताया जाएगा। जो मॉनसून हमारा आता है सबसे पहले केरल में आता है। तो केरल में आता है एक भाग चला जाता है अरब सागर की शाखा, एक भाग चला जाता है आपको बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो यही जो अरब सागर की जो शाखा है ये आपको अरावली पर्वत क्या है, मॉनसून ऐसे आती है और समानांतर निकल जाती है। मतलब कि यहाँ इस पर्वत से टकराने का इस मॉनसून को मौका ही नहीं मिल पाता है, ठीक है। वर्षा कैसे होती है? वर्षा जो होती है ना 3 प्रकार से होती है। एक तो आपको पर्वत से टकराएगी तो वर्षा होगी। तो अगर ये अरावली पर्वत ऐसे होता यानी कि ईस्ट टू वेस्ट होता तो यहाँ पे मॉनसून यहाँ पे टकराता इस पर्वत से और यहाँ पे वर्षा होता तो ये मैदान का निर्माण नहीं होता, ठीक है, यहाँ जो मरुस्थल का निर्माण नहीं हो पाता। लेकिन ये जो अरावली पर्वत है ना ये मॉनसून के समानांतर होने की वजह से भी इस मरुस्थल का निर्माण हो गया है, मैदान का निर्माण हुआ है। तो ये बातें आप थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए, ठीक है। देखिए राजस्थान में एक महत्वपूर्ण नदी बहती है जो आपको बार बार पूछा जाता है। उस नदी का नाम है आपको लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। लूनी नदी जो है ना ये अरावली से निकलती है और कहाँ जाकर ये गिर जाती है? तो कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है, कच्छ की खाड़ी में जाकर के ये खो जाती है, ठीक ना, कच्छ की खाड़ी में। तो ये बातें आप याद रखिएगा। कच्छ की खाड़ी आपका यहाँ पे है, ठीक है, सॉरी कच्छ की खाड़ी यहाँ पे है, यहाँ तो खंभात की खाड़ी है ना, यहाँ पे आपको कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पे जाकर ये नदी खो जाती है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। देखिए राजस्थान मैदान में एक महत्वपूर्ण आपको यहाँ पे झील पाया जाता है। उस झील को क्या कहते हैं? सांभर झील, है कि नहीं? सांभर झील जो है ये सबसे खारे जल की झील है। यहाँ नमक का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। सांभर झील के अलावे भी यहाँ पे कुछ कुछ झील है, जैसे कि उसका नाम है राजसमंद झील। ये भी पूछा जाता है कि राजसमंद झील कहाँ है? तो ये राजस्थान के मैदान में ही देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो ये सब डिंडवाना झील भी आपको यहीं पे है ना, डिंडवाना झील ये भी पूछा जाता है कहाँ है? तो ये भी राजस्थान में ही स्थित है, ठीक है। नूतन कह रहे हैं बफरिंग हो रहा है। अच्छा बफरिंग हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
चलिए आगे देख लेते हैं। तो राजस्थान का मैदान हम लोगों ने पूरा देख लिया। देखिए पंजाब के मैदान में एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका पंजाब का मैदान है, इससे थोड़ा सा एक प्रश्न मैं यहाँ पे बता दूं, छूट गया था कि जो यहाँ पे दो यहाँ पे क्योंकि 3 नदियां बहती है, 3 नदी से मिलकर ये बना हुआ है। कौन कौन? तो अभी मैंने बताया सतलज नदी, रावी नदी और ब्यास नदी। तो ये 3 नदी से मिलकर बना हुआ है आपको पंजाब हरियाणा का मैदान। तो अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्यास, ठीक है, ब्यास नदी और सतलज नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसके बीच की भूमि को कहते हैं बिष्ट दोआब। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, बिष्ट दोआब। दोआब का मतलब क्या होता है? 2 नदियों के बीच की भूमि को ही क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। तो इस ब्यास और सतलज के बीच के कहते हैं बिष्ट दोआब, याद रखिएगा। और ब्यास और रावी नदी, ब्यास और रावी नदी के बीच को कहते हैं बारी दोआब, है ना। तो ये आपको पूछा जाता है कि ब्यास और रावी नदी के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो बारी दोआब, याद रखिएगा दोस्तों, बारी दोआब। देखिए एक और पूछा जाता है कि रावी नदी और चेनाब नदी, है ना, रावी नदी, ठीक है, और चेनाब नदी के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो मान लीजिए रावी नदी ये बह रहा है, चेनाब नदी ये बह रहा है, इसके बीच की भूमि को क्या कहेंगे? तो इसके बीच की भूमि को कहा जाता है रचना दोआब। अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, ये सभी मैं आपको लिखने के लिए बताऊंगा, अभी आप देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, ठीक है, हर एक पॉइंट को, ठीक है। तो ये कुछ दोआब आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो हम लोग मैदान देखने वाले हैं वो है आपको गंगा का मैदान। गंगा का मैदान है, ये देखिए सबसे विस्तृत रूप में फैला हुआ है ये हमारा गंगा का मैदान, ठीक है। गंगा का मैदान जो है सबसे बड़ा मैदान है, उत्तरी भारत में सबसे बड़ा मैदान यही है, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान मुख्य रूप से ये गंगा नदी है, कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है और ये बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। गंगा नदी में बहुत सी सैकड़ों सहायक नदियां इसमें आकर के मिलती है। जी सर बफरिंग हो रहा है, अच्छा बफरिंग हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अब भी बफरिंग हो रहा है, आप लोग कमेंट कर दीजिए थोड़ा सा, या आप लोग का नेट खराब हो सकता है या मेरा भी खराब हो सकता है। चलिए तो हम लोग फिर से देखते हैं। ये जो हमारा गंगा का मैदान है ये भारत का सबसे बड़ा मैदान है, ठीक है। ये गंगा नदी जहां से निकलती है गंगोत्री से लेकर के और ये बांग्लादेश तक ये इसका विस्तार है। इसको हम लोग देखिए विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। गंगा के मैदान को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन भाग में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है, ऊपरी गंगा का मैदान, और दूसरा जो भाग है इसका मध्य गंगा का मैदान, और तीसरा जो भाग है निम्न गंगा का मैदान, ठीक है। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है ताकि इसको आसानी से पढ़ा जा सके। तो देखिए गंगा के मैदान में गंगा की अन्य सहायक नदियां, इसमें सैकड़ों सहायक नदियां उत्तर से लेकर और दक्षिण से आकर के इसमें मिलती है, और इससे जो मैदान का निर्माण होता है उसी को कहते हैं हम लोग गंगा का मैदान। गंगा नदी जो है इसमें जो सबसे मुख्य सहायक नदी है गंगा की, उस नदी को क्या कहते हैं? तो उस नदी का नाम है आपको यमुना नदी। यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है, यहाँ से, है ना, उत्तराखंड में है यमुनोत्री, और वहां से निकलती है और कहाँ पे आकर मिलती है? तो इलाहाबाद में, है ना, इलाहाबाद में आकर के यानी कि गंगा से मिल जाती है और यहाँ पे संगम का निर्माण करती है। गंगा जमुना सरस्वती इसी को कहा जाता है कि नहीं। और देखिए यमुना में भी और भी बहुत सारी नदियां आकर के मिलती है, जैसे कि सिंध नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, तो ये सब यमुना में आकर मिलती है और फिर यमुना नदी जाकर के मिलती है गंगा नदी में। तो ये बातें याद रखना, ये पूछा जाता है आपको। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यमुना नदी है ये गंगा में कहां पर मिलती है, ठीक है। तो यमुना नदी किस साइड से आकर, किस साइड से आकर मिलती है? आपको पता ही है कि इलाहाबाद में आकर मिलती है। किस साइड से आकर मिलती है? तो दाएं तट पर मिलती है ना। किधर मिलती है? दाएं तट पर यमुना नदी गंगा में आकर के मिलती है। तो ये बातें आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसका क्या है, इधर दायां तट है और ऊपर में क्या हो जाएगा, नॉर्थ में बायां तट, ठीक है, नीचे दायां ऊपर बायां तट। तो ये आप याद रखिएगा। अब हम लोग इसको देखने वाले हैं कि जो गंगा का मैदान है
इसका विस्तार किस किस राज्यों में फैला हुआ है? तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश तो आपका पूरा है ही, पूरा उत्तर प्रदेश आपका गंगा का मैदान है, पूरा बिहार है, झारखंड भी है, गंगा का मैदान के अंतर्गत आता है, और ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, ये भी गंगा का मैदान के अंतर्गत आता है, और जो इसका लास्ट है वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बारे में तो हमको उतना ज्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये बांग्लादेश में चली जाती है और फिर इसका नाम पड़ जाता है पद्मा नदी। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि जो गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया था, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। सबसे पहले जान ले कि ऊपरी गंगा का जो मैदान है इसका विस्तार कहाँ है? तो ये पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मैदान है इसी को कहते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। मध्य में जो आपका गंगा है यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और आपका जो बिहार का जो क्षेत्र है इसी को कहते हैं आपको मध्य गंगा का मैदान। अगर आप मेंस लिखिएगा तो आपको ये चीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऊपरी गंगा का मैदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार का जो क्षेत्र है, और जो निम्न गंगा का मैदान है ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। ठीक है, पश्चिम बंगाल और ये बांग्लादेश में भी आ जाता है। ठीक है ना, निम्न गंगा के मैदान वाला क्षेत्र। तो ये गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये था देखिए आपको गंगा का मैदान। गंगा के मैदान में बहुत सारी नदियां आकर के मिलती है छोटी छोटी, उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक ना, अभी यहाँ आपको बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो ये नाम आपको याद रखना है जो बार बार पूछा जाता है, बीच बीच में होता है। अच्छा, बीच बीच में बफरिंग हो रहा है, पता नहीं आज नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिए, और जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आपको सही चलने लगेगा। ठीक है, अभी आपको बफरिंग हो रहा है, वीडियो अपलोड हो जाएगा ना उसके बाद एक बार आप देख लीजिएगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी पता नहीं नेटवर्क थोड़ा सा इशू होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं ये छत्तीसगढ़ का मैदान। ये यहाँ पे देखिए छोटा सा मैदान आपको दिख रहा है, ये छत्तीसगढ़ का मैदान है। छत्तीसगढ़ के जो मैदान है, इस मैदान का जो विस्तार है ना ये आपको पूरा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में है, और ये जो इसका विस्तार है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का मैदान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपका गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर था आपको पंजाब हरियाणा का मैदान है ना, और फिर था आपका राजस्थान का मैदान। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये छत्तीसगढ़ का मैदान है। यहाँ जो मुख्य नदी बहती है वो है आपको कौन सी नदी? महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ से ही निकलती है ना, और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसी महानदी से और भी छोटी छोटी नदियां हैं, यहाँ पे तेल नदी है, कुछ और नदी है जो जिससे आपको छत्तीसगढ़ के मैदान का निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ में देखिए इसको क्या कहा जाता है? धान का कटोरा, या फिर इसी को कहा जाता है चावल का कटोरा, है ना, धान ऐसे दिखाएगा। ठीक है, धान का कटोरा इसको कहते हैं, या फिर इसको कहा जाता है चावल का कटोरा। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। ये देखिए बंगाल का खाड़ी नजदीक में है इसका, और बंगाल की खाड़ी से बार बार क्या आते रहता है? चक्रवात आते रहता है। तो इसकी नमी की वजह से ये जो क्षेत्र है काफी उपजाऊ हो जाता है। ये उड़ीसा है, उड़ीसा में भी बहुत ज्यादा धान होता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। तो ये बातें आप याद रखिएगा। तो ये था देखिए छत्तीसगढ़ का मैदान। जो नेक्स्ट आपका मैदान है वो है देखिए ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान से भी काफी प्रश्न बनता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो मैदान है, ये ब्रह्मपुत्र जो मेन रूप से ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी की और भी सहायक नदियां हैं, जैसे कि दिवांग नदी, लोहित नदी, ठीक है, तीस्ता नदी। तो इन सब नदियों के मिलने से यहाँ पे एक मैदान का निर्माण हुआ है। ये जो मुख्य रूप से पाया जाता है ये आपको असम राज्य में देखने को मिलता है, और इस सारी नदियों के मिलने से एक मैदान का निर्माण हो गया है, उसी को कहते हैं आपको ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये मुख्य रूप से किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ मानसरोवर झील से निकलती है, और ये पूरा तिब्बत बहते हुए, ठीक ना, यहाँ नामचा बरुआ पर्वत से टकराती है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और इसको तिब्बत में क्या कहते हैं? तो इसको तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा दिहांग नदी कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और असम में इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको कहा जाता है जमुना नदी, और इससे जो निर्माण होता है मैदान का उसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान।
ठीक है। हाँ, तो ये था ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए ब्रह्मपुत्र के मैदान से क्या प्रश्न बनता है, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्र के मैदान में ही इसका जो ऊपरी वाला भाग तो हिमालय है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के मैदान ऊपर वाला हिमालय हो गया और नीचे जो हो गया ये देखिए ये क्या है आपका मेघालय है। और मेघालय में कौन सी पहाड़ी है, तो गारो, मैंने कल ही परसों बताया था आपको, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी कहाँ है, तो ये आपको मेघालय राज्य में है। तो इससे और हिमालय से मतलब तीनों साइड से क्या है, हिमालय से और पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसी को कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। यहाँ पे आपको 2 द्वीप देखने को मिलता है, ठीक है। द्वीप, नदी द्वीप जिसको कहा द्वीप, नदी द्वीप इसको कहा जाता है। 2 नदी द्वीप जिसका नाम है आपको माजुली, आप नाम सुने होंगे। माजुली जो नदी द्वीप है ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ये आपको असम में है। कहाँ है, असम राज्य में है। और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और ये किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। यहाँ पे एक देखिए छोटी नदी द्वीप भी पूछा जाता है कि सबसे जो छोटी नदी द्वीप है विश्व की वो कौन सी है, तो उसका नाम है आपको उमानंद। उमानंद जो द्वीप है ये भी आपको असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, ठीक है। तो ये दोनों द्वीप को आप याद रखिए, उमानंद और माजुली नदी द्वीप, ठीक है। ये पूछा जाता है आपको बार बार एग्जाम में। तो ये था देखिए उत्तर भारत का मैदान। मैंने सबसे पहले क्या देखा, पंजाब हरियाणा का मैदान, दूसरा राजस्थान का मैदान, तीसरा ये गंगा का मैदान, फिर था छत्तीसगढ़ का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये है उत्तर भारत का मैदान। पूरा हम लोग मैप के द्वारा देख लिए। और अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। कल हम लोग देखेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ चैप्टर, ठीक है। इसका हम लोग थ्योरी देखने वाले हैं, ठीक है। हाँ, पूजा सिंह गुड आफ्टरनून, आप काफी लेट कर दिए हैं। ये है आपका पश्चिमी घाट पर्वत, ये है पूर्वी घाट पर्वत। तो यहाँ भी आपको मैदान का निर्माण हुआ है, ये हम लोग कल देखेंगे फिगर के माध्यम से। अभी हम लोग जो उत्तर भारत मैंने मैदान के माध्यम से पढ़ा था, इसी को हम लोग अभी थ्योरी के माध्यम से देखने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह मैदान जो है विश्व में सबसे क्या है, उपजाऊपन के लिए जाना जाता है, जल संसाधन के लिए जाना जाता है और खाद्यान्न उत्पादन के लिए विशेष रूप से ये मैदान जाना जाता है। इसको कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान। दूसरा जो था वो मैदान है आपको पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा के जो मैदान है, यहाँ गेहूं, चावल, कपास के लिए ये क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। आप जानते ही हैं कि सबसे अधिक गेहूं का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो वो है पंजाब में होता है। चावल का उत्पादन भी यहाँ पे प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक होता है। कपास के भी उत्पादन यहाँ प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक होता है। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में ये पंजाब और हरियाणा का मैदान जाना जाता है। जो नेक्स्ट मैदान था आपका, वो था आपका राजस्थान का मैदान। तो ये जो राजस्थान का मैदान है, ये शुष्क कृषि के लिए जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान में आपको क्या है, वर्षा काफी कम होता है, इसलिए ये शुष्क कृषि के रूप में जाना जाता है। यह मैदानी प्रदेश अधिकांश भाग में क्या है, मरुस्थल है। और कौन सा मरुस्थल है, तो याद रखिएगा थार मरुस्थल। ये थार मरुस्थल पूछा जाता है कहाँ है, तो पश्चिमी राजस्थान में है, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान याद रखिएगा। और पश्चिमी भागों में तेल और गैस के प्रचुर प्राकृतिक भंडार भी यहाँ देखने को मिलता है ना। यहाँ पे खोजा गया है, मतलब कि तेल और गैस का भंडार भी यहाँ खोजा गया है। और जो नेक्स्ट आप पढ़े थे छत्तीसगढ़ का मैदान, वो है आपको चावल की अच्छी उत्पादकता के लिए इसे चावल का कटोरा कहा जाता है। किसे, तो छत्तीसगढ़ के मैदान को याद रखिएगा। ये फैक्ट आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी स्टेट में आपको पूछा गया था यहाँ से प्रश्न। अगला देखिए जो आपको पॉइंट है वो है उत्तर भारत का विशाल मैदान। जो हम लोग अभी मैदान फिगर के माध्यम से देखे हैं, उसी को हम लोग अब थ्योरी के माध्यम से देखने वाले हैं यहाँ पे। तो इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यही फैक्ट आपको बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले सिंधु, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का मैदान भी इसे कहते हैं, क्योंकि इन तीनों नदियों तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। मैंने अभी बता दिया, अगर आप लिखते हैं मेंस तो ये सब बातों को आपको वहां पे दर्शाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका जो विस्तार है वो कितना है, 1.5 लाख किलोमीटर, मैंने अभी बता दिया। इसकी जो लंबाई है ये 3200 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 1500 से लेकर के 300 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। तो इन सब बातों को एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप मेंस लिखते हैं तो वहां पे इन सब बातों को आपको दर्शाना पड़ेगा, ताकि
जो आपका जो कॉपी चेक होगा ना, तो वहां पे आपका ज्यादा मार्क्स मिल सके। सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं, इस जो मैदान को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, 5 भागों में ये मैदान को बांटा गया है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे और आपको फिगर भी ड्रॉ करके मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए एकदम शुरू से अंत तक। पहला देखिए आपको था पंजाब और हरियाणा का मैदान। इसका जो विस्तार है, मैंने बताया कि पंजाब हरियाणा के अलावे दिल्ली तक इसका विस्तार है, ठीक है। इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो लगभग ये दिल्ली तक है। ये पंजाब है, हरियाणा है और ये दिल्ली तक लगभग इसका विस्तार है, ठीक है। आगे है कि यह जो मैदान है ये यमुना और रावी नदी के बीच स्थित है। किसके किसके बीच है, तो यमुना नदी और रावी नदी। इसका जो निर्माण हुआ है किस नदी से हुआ है, तो सतलज नदी, ब्यास नदी और रावी नदी। ये याद रखिएगा आप कि पंजाब हरियाणा के मैदान का निर्माण सतलज, रावी, ब्यास से हुआ है। और यह मैदान मुख्यतः मैंने बताया था कि बांगर निर्मित है। मिट्टी देखिए 2 प्रकार का होता है, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी, है ना। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। जलोढ़ जो मिट्टी होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक तो बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। तो यहाँ जो पाई जाती है आपको बांगर मिट्टी पाई जाती है। ये जो मिट्टी है ज्यादा उपजाऊ नहीं है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है पंजाब हरियाणा में, क्योंकि वहां ज्यादा उत्पादन हो जाता है इसी वजह से। दूसरा जो मैदान है आपका वो है राजस्थान का मैदान। इसका जो विस्तार है याद रखना है, अरावली के पश्चिम से लेकर के भारत पाक सीमा तक इसका विस्तार है। कहां से कहां तक दोस्तों, तो ये है आपको अरावली की पर्वत और यहां से लेकर के भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है यहां तक इसका पूरा लगभग विस्तार है। यहां की प्रमुख नदी कौन सी है, तो लूनी नदी है, जो कहां गिरती है, तो कच्छ की खाड़ी में गिरती है ना। ये पूछा जाता है कि लूनी नदी कहां बहती है, तो ये राजस्थान के मैदान में बहता है, राजस्थान में बहता है। कहां गिरता है, तो कच्छ की खाड़ी में गिरता है। इस नदी में बाल्टोरो तक जल मीठा एवं उसके आगे खारा हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे एक बता रहा है कि ये जो लूनी नदी है ना, बाल्टोरो यही मतलब राजस्थान में ही क्षेत्र है, जगह है, वहां तक ये मीठा जल है और उसके आगे जाता है नदी तो खारा हो जाता है। अगला पॉइंट आपको बता रहा है कि इस मैदान में भारत की सबसे बड़ी नमकीन झील पाई जाती है ना। राजस्थान के मैदान में सबसे बड़ी नमकीन झील है और वो झील है ना, वो झील सांभर झील है। वो झील का नाम क्या है दोस्तों, सांभर झील। तथा वहां पे अन्य भी झीलें हैं, कौन कौन, डिंडवाना झील, देगना झील, है ना, लूनकरनसर झील, राजसमंद झील। ये पूछा जाता है राजसमंद झील कहाँ है, डिंडवाना झील कहाँ है ना, सांभर झील कहाँ है, तो सभी राजस्थान में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस मैदान का जो पश्चिमी भाग है वो रेतीला मरुस्थल है, जिसे क्या कहते हैं, थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको पूछा जाता है। थार मरुस्थल जो है, यहाँ देखिए एक नया प्रश्न यहाँ बन रहा है कि थार जो मरुस्थल है ये संसार में सबसे अधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है। मतलब क्या हुआ कि ये जो मरुस्थल है ना, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब यहाँ लोग रहते हैं। ऐसे और भी जैसे मरुस्थल है आपको, सहारा का मरुस्थल है, जो कहाँ है, सहारा का मरुस्थल आपको अफ्रीका में है ना। और भी मरुस्थल है आपको, तो वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन जो यहाँ है यहाँ जनसंख्या घनत्व ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो आपका मैदान है वो है गंगा का मैदान। सबसे महत्वपूर्ण मैदान आपका यही है, ठीक है, जो उत्तर भारत का है। ये किस किस राज्यों में फैला हुआ है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश। भारत की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। दूसरे देश में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में इसका विस्तार है। इस मैदान की जो ढाल है उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर है। अब देखिए इसका जो ढाल है ना, ये है आपका गंगा का मैदान। तो गंगा का जो मैदान है, गंगा नदी किधर की ओर बहती है, पूर्व की ओर बहती है। और देखिए इधर है सिंधु नदी, सीधे किधर की ओर बहती है, तो सिंधु नदी बहती है नॉर्थ टू साउथ। इसका मतलब बीच वाला जो क्षेत्र है ये ऊंचा है, तभी तो गंगा नदी इधर पूर्व की ओर बह रही है और सिंधु नदी किधर की ओर जा रही है, पश्चिम की ओर जा रही है। तो इसका जो मतलब है, ये जो भाग ऊंचा है और पूर्व की ओर क्या है, ढाल है। तो यही यहाँ पे कह रहा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ये नदी बहती है और ये मैदान का इस ओर ढाल है। अगला पॉइंट है कि इस मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, मैंने बताया कि ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का जो मैदान था ये उत्तर प्रदेश में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और जो मध्य गंगा का मैदान है पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार वाला क्षेत्र है। और निम्न गंगा का जो मैदान है ये पश्चिमी बंगाल में। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि मध्य गंगा का मैदान का क्षेत्र कहां से कहां तक है, ठीक है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार तक, ये पूछा लिया जाता है, ठीक है, बीच बीच में। अगला पॉइंट है आपको कि ब्रह्मपुत्र का मैदान।
ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ये हिमालय पर्वत एवं मेघालय के पठार के बीच स्थित है। ठीक है, ऊपर में आपका हिमालय पर्वत है और नीचे कौन सा था, मेघालय है। तो इस दोनों के बीच में ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये है ब्रह्मपुत्र के मैदान का क्षेत्र। यहाँ जो है दोस्तों मिट्टी के जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप का निर्माण हो गया है, और इस द्वीप के बारे में मैंने अभी बताया था आपको कि इस द्वीप को क्या कहते हैं, तो इसी द्वीप को कहते हैं माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये आपको स्टेट में पूछा गया था इस बार। ठीक है, कि माजुली द्वीप किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। कहाँ है, तो असम में है। ठीक है, याद रखिएगा। मैंने दोआब के बारे में आपको बताया था। दोआब का मतलब क्या होता है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, दोआब कहा जाता है। ठीक ना, दो नदियों के बीच, मान लीजिए ये नदी बह रही थी, ये नदी बह रही है, ठीक है, इसके बीच की भूमि है ये, तो इसी को कहा जाता है आपको दोआब, है ना। जैसे कि बिष्ट दोआब कहाँ पाया जाता है, तो ये ब्यास और सतलज नदी के बीच है बिष्ट दोआब। बारी दोआब कहाँ है, तो ये ब्यास और नदी के बीच को बारी दोआब कहते हैं। रचना दोआब किसको कहते हैं, तो रावी और चिनाब के बीच को रचना दोआब कहते हैं। तो ये दोआब आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट है आपका वो है आपका चाज दोआब। चाज दोआब कहाँ है, तो ये चिनाब और झेलम के बीच जो दोआब है इसको कहते हैं चाज दोआब। सिंध सागर दोआब कहाँ है, तो झेलम, चिनाब और सिंधु के बीच जो ये दोआब है उसको कहते हैं सिंध सागर दोआब। तो कुछ दोआब है जो आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। अगला जो आपका मैदान है वो है छत्तीसगढ़ का मैदान। क्या नाम है, छत्तीसगढ़ का मैदान। और इस मैदान में छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग भी इसमें शामिल है। मैंने अभी बताया था कि ये जो मैदान है ये छत्तीसगढ़ में तो फैला ही हुआ है, इसके अलावा ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ये फैला हुआ है। तो देखिए आपके दिमाग में मैप याद होना चाहिए। जैसे ही मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ नाम ले रहा हूँ, तो आपका माइंड कहाँ पे जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश के पास जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ के पास जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है पॉइंट कि यह मैदान जो है चावल की फसल के लिए उपयुक्त है। कौन सा मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है कि संरचनात्मक विशेषताओं व ढाल के आधार पर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। अब देखिए ये जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पूछा जाता है बार बार, है ना। भावर प्रदेश के बारे में, तराई प्रदेश के, और बांगर प्रदेश के, और खादर प्रदेश के। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भावर प्रदेश, और इसको मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताऊंगा। भावर प्रदेश का जो निर्माण होता है, ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए ये हमारा क्या है, ये पर्वत है, ये मान लिया जाए ये हमारा क्या है, पर्वत है। पर्वत पर से क्या निकलती है, नदियां निकलती है। ये नदी बह रही है, ठीक है। नदी जब बहती है तो अपने साथ कंकड़, है ना, पत्थर ये तोड़ते हुए चलती है, तोड़ते हुए आती है और यहाँ पे आकर के जमा कर देती है। ठीक है, यहाँ पे ला करके ये जमा कर दी। अब ये नदी यहाँ पे ला करके कंकड़ पत्थर यहाँ पे जमा कर दी, और इसी क्षेत्र को कहा जाता है आपको भावर प्रदेश। ठीक है, मतलब कि ये पर्वत के पैर के पास यहाँ पे जो कंकड़ पत्थर बड़े बड़े जमा है, इसी को कहते हैं भावर प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो शिवालिक की, और ये कौन सा क्षेत्र है, शिवालिक। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया, महान, मध्य, शिवालिक। तो ये जो क्षेत्र है शिवालिक, ठीक है, तो ये तलहटी में सिंधु तीस्ता नदी के बीच अवस्थित रूप में देखने को मिलता है। अब देखिए कह रहा है यहाँ सिंधु नदी और तीस्ता नदी। सिंधु नदी कहाँ बहती है, तो आपको पाकिस्तान में चली जाती है भारत से निकल के, और तीस्ता नदी कहाँ बहती है, तो ये आपको सिक्किम से निकलती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो इसके बीच में यानी सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच में ये जो क्षेत्र है यानी भावर प्रदेश है देखने को मिलता है, और इसी को कहते हैं, जो मैंने अभी फिगर ड्रॉ किया, इसी को कहते हैं भावर प्रदेश। इसका जो निर्माण होता है हिमालय से नीचे उतरती हुई नदियों द्वारा होती है। और जैसे बजरी, बजरी मतलब क्या होता है, कंकड़ पत्थर के निक्षेप से इसका निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, मैं फिर से इसको बना देता हूं। देखिए यहाँ से नदी निकली, यहाँ पे आपको कंकड़ पत्थर जमा कर दी, इसी को क्या कहेंगे, भावर प्रदेश कहेंगे। ठीक है, और आगे देखिए कह रहा है कि इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जो शिवालिक का जलोढ़ पंख के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में भावर प्रदेश मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको जलोढ़ पंख मिल जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि ये जो आपको भावर क्षेत्र है, यहाँ पे नदियां क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। आगे देखिए जो पॉइंट कहा गया है कि यहाँ कंकड़ों पत्थरों की पारगम्यता काफी ज्यादा होने के कारण नदियां लुप्त हो जाती है। क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रदेश में नदियां लुप्त हो जाती है, तो वो क्षेत्र है आपको भावर प्रदेश। क्यों यहाँ पे नदी लुप्त हो जाती है, क्योंकि नदी यहाँ पे आती है, कंकड़ यहाँ पे पत्थर इतने बड़े बड़े होते हैं कि ये नदी पत्थर के नीचे बहती है कि नहीं, तो इस वजह से यहाँ नदी नहीं दिखती है। जैसे ही यहाँ से नदी आगे बढ़ती है तो ये नदी फिर से
बाहर निकल जाती है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 8 से 16 किलोमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है 200 से 300 मीटर ये ऊंचा है। मेन यहाँ पे पूछा जाता है प्रश्न कि किस क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती है, तो याद रखिएगा भावर प्रदेश में। अगला जो आपका प्रदेश है वो है तराई प्रदेश। अब देखिए भावर प्रदेश से जैसे ही नदियां आगे बढ़ती है, मैंने बताया कि भावर प्रदेश ये हो गया आपका भावर प्रदेश, नदी ये बह रही थी, भावर प्रदेश में आया, भावर प्रदेश से नदी आगे बढ़ी, ठीक है, भावर प्रदेश से आगे बढ़ी तो नदी को मिला क्या, मैदान मिला। अब मैदान यहाँ पे मिलेगा तो नदी क्या होगा, चारों तरफ फैलेगी, है कि नहीं। नदी जो है, नदी का चौड़ाई यहाँ पे आकर बढ़ गया और इसी को कहते हैं क्या, तराई प्रदेश। ये पूछा जाता है, क्रम भी पूछ लिया जाता है, भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, ठीक है, खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश, तो ये याद रखिएगा। इसका जो विस्तार है ये भावर के दक्षिण में महीन कंकड़ पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी आदि के निक्षेप से हुआ है। इस प्रदेश में भावर प्रदेश की लुप्त नदियां पुनः सतह पर दिखाई देने लगती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब भावर प्रदेश में जब नदियां लुप्त हो जाती है तो ये नदी फिर से कहाँ दिखती है, तो वो है तराई प्रदेश में नदियां फिर से दिखने लगती है, ठीक है, जिसके कारण नदियों का पानी इधर उधर फैल जाता है और दलदली क्षेत्र का निर्माण ये करती है। अब देखिए नदी यहाँ पे दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। दलदली क्षेत्र का निर्माण होने से क्या होगा, यहाँ पे वन अधिक होंगे, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, अधिक नमी यहाँ पे होगी, जल की उपलब्धता यहीं पे अधिक होगा। अगर ये सब होगा तो यहाँ क्या पाया जाएगा, जैव विविधता पाया जाएगा, मतलब जीवों की यहाँ पे विविधता पाई जाएगी। तो ये सब क्षेत्र एक दूसरे से रिलेट करके आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको पॉइंट है वो है बांगर प्रदेश। आपने अभी तक सिर्फ बांगर प्रदेश पढ़ा होगा कि मतलब जो जहां पे उपजाऊ कम होता है उसे बांगर प्रदेश कहते हैं, वो तो बातें सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ और बातें आपको सीखने को मिलेगा। पुराने जलोढ़ से बने मैदान को क्या कहते हैं, बांगर क्षेत्र कहते हैं। इस तो आपको पता है। इस भाग में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, इस वजह से क्या कहते हैं। अब देखिए ये नदियां निकली थी, ये था भावर, इसके बाद था तराई और इसके बाद मान लीजिए कहीं पे क्षेत्र क्या है, ऊंचा क्षेत्र है। मान लीजिए यहाँ पे ऊंचा क्षेत्र है, ठीक है, ऊंचा क्षेत्र है तो नदी यहाँ पे पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाती, इसके वो यहाँ तक पानी नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए ये क्षेत्र क्या होता है, बंजर, और इसी को कहते हैं बांगर क्षेत्र। प्रदेश की आगे कह रहा है कि इस प्रदेश की मिट्टी का रंग कैसा होता है, गहरा होता है और इसमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती है। किसमें, तो ये बांगर प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। रेह और कल्लर। रेह और कल्लर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा रेह और कल्लर किसे कहते हैं। तो रेह और कल्लर जो होता है ना, ये आपको बांगर क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। तो ये जो मतलब इसका भाई कह सकते हैं एक तरह से, है ना। रेह और कल्लर को बांगर प्रदेश के कुछ भागों में अत्यधिक सिंचाई के कारण कहीं कहीं भूमि पर नमक की सफेद परत जम जाती है, जिसे ही रेह या कल्लर कहा जाता है। ये पूछा गया प्रश्न है, रेह कल्लर किसे कहते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए कि बांगर प्रदेश, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो बांगर क्षेत्र है कहाँ देखने को मिलता है, किस मैदान में, तो ये पंजाब और हरियाणा के मैदान में देखने को मिलता है बांगर प्रदेश। अब यहाँ पे बांगर क्षेत्र है तो यहाँ मिट्टी तो उपजाऊ नहीं है, यहाँ के लोग क्या करेंगे, उर्वरक का प्रयोग करेंगे, खाद का प्रयोग करेंगे, बहुत अधिक सिंचाई का प्रयोग करेंगे। इसके वजह से क्या हो गया है, वहाँ जो भूमि है इसके ऊपर नमक की सफेद सफेद परत जम गई है, ठीक है, भूमि के ऊपर नमक की सफेद सफेद परत जम गई है, उसे ही कहा जाता है रेह या कल्लर। तो अगर कोई आपसे पूछे तो आज के बाद गलत नहीं करना है, ठीक है। अगला जो आपका पॉइंट है वो है भूड़। भूड़ के बारे में आप नाम नहीं सुनेंगे कभी। ये भी जो एक क्षेत्र है ये बांगर प्रदेश के ही अपर्दन के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। और ये जो कह रहा है कि बांगर प्रदेश में कहीं कहीं अपर्दन के फलस्वरूप उसकी जो मुलायम मिट्टी है ऊपर वाली, ये जो मिट्टी है मुलायम बांगर प्रदेश का, ये हट गया है और कंकड़ीली पथरीली मिट्टी वहां पे दिखने लगती है, उसे ही कहा जाता है आपको भूड़ क्षेत्र, ठीक है। चलिए अगला जो आपका प्रदेश है उसका नाम है आपको खादर प्रदेश। खादर प्रदेश के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे, जो क्या होती है, नवीन जलोढ़ से बना हुआ अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश, मतलब कि जहां पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी क्या हो, पहुंचता हो, उसे ही कहते हैं क्या, खादर प्रदेश। ये क्षेत्र क्या होता है, बहुत उपजाऊ होता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि नदियों के
बाढ़ का पानी प्रति वर्ष यहाँ पे पहुंचता है। आगे पॉइंट है कि खादर प्रदेश का जो विस्तार होता है ये डेल्टा प्रदेश के रूप में देखा जाता है। अब देखिए डेल्टा किसे कहते हैं, तो डेल्टा ये मैंने नदी निकाला था, ठीक है, नदी निकाले थे और यहाँ पे सबसे पहले कौन सा प्रदेश बना था, तो आपको बना था भावर प्रदेश। ये था भावर, फिर हुआ तराई, फिर हो गया ये मैदान और लास्ट में जाकर के नदी गिर जाती है कहाँ, तो डेल्टा। और डेल्टा का यहाँ निर्माण करती है। डेल्टा की आकृति कैसी होती है, त्रिभुज की आकृति होती है। तो ये मान लीजिए गंगा नदी निकल रही थी और गंगा नदी निकलते निकलते ये जाकर गिर गई कहाँ, तो सुंदरवन के डेल्टा में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, दलदली वाला इलाका है और ये जो क्षेत्र होता है ना बहुत उपजाऊ होता है ये क्षेत्र, ठीक है। हाँ, तो यही कह रहा है कि बाढ़ के डेल्टा प्रदेश में इस रूप में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है कि बाढ़ के मैदान की निम्न भूमि को उत्तर प्रदेश में खादर कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये जो बाढ़ का मैदान है, निम्न भूमि है, इसको उत्तर प्रदेश में खादर कहते हैं और इसी को पंजाब में बेट कहा जाता है। ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, कि निम्न भूमि के मैदान को यूपी में खादर कहते हैं जबकि पंजाब में क्या कहा जाता है, तो बेट कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है बिल, ठीक है। इसको क्या है, बिल। बिल का मतलब हो गया कि मैदानी भाग में डेल्टाई भाग, डेल्टा वाला जो क्षेत्र होता है जैसे कि सुंदरवन का डेल्टा, डेल्टाई भाग नीचे भूमि जिसमें सालों भर जल भरा हुआ रहता है। डेल्टा में क्या रहता है, सालों भर यहाँ पे पानी रहता है ना डेल्टा में, ठीक है। यहाँ सालों भर जो जल होता है भरा रहता है, इसको कहते हैं बील के नाम से जाना जाता है। आगे है कि मध्यवर्ती गंगा के मैदान में इन्हीं भाग को गोखुर झील भी कहा जाता है। अब देखिए ये क्या होता है, अब देखिए ये जो है ये देखने को मिलता है जैसे कि गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान है और जब नदी बहती है, मान लीजिए बरसात के टाइम में नदी जब बहती है तो अपनी धारा को क्या करती है, बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है। ये धारा बहुत ज्यादा तीव्र हो जाने की वजह से क्या होता है कि इसका जो क्षेत्र है ज्यादा चौड़ा हो जाता है नदी, और ज्यादा चौड़ा हो जाने की वजह से ये अपनी धारा को भूल जाती है और दूसरी जगह ये पहुंच जाती है, और दूसरी जगह पहुंच जाने की वजह से ये जब गर्मी आता है तो अपनी पुरानी वाली धारा ये फिर से धारण कर लेती है। तो ये जो आपका जो क्षेत्र जो छूट जाता है इससे, इसी को कहते हैं आपको गोखुर झील। गोखुर झील का जो निर्माण होता है ये पूछा जाता है किससे होता है, तो ये नदी के द्वारा होता है गोखुर झील का निर्माण। इसकी जो आकृति होती है खूर के समान होती है, ठीक है। खूर मतलब क्या होता है, पैर। गो मतलब गाय के जो खूर होता है उसके पैर के समान होता है, इसके लिए नाम पड़ा है गोखुर झील, समझ गए। तो ये होता है आपको गोखुर झील, इसका निर्माण नदी के द्वारा होता है। तो आज हम लोग क्या देख लिए, पूरा उत्तर भारत के हम लोग मैदान के बारे में विस्तार पूर्वक आज समझे, ठीक है। अगर इसको समझ में नहीं आया है तो हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों हम लोग क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग का जो प्रधान शिक्षक का जो एग्ज़ाम था 28 जुलाई को वो पोस्टपोन्ड हो गया है, मतलब कि एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल नहीं होगा। अब जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों वो आपका सितंबर में होगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है। और सितंबर में दिया गया है, अभी डेट नहीं दिया गया है एग्ज़ाम का कि कब तक होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड बताया गया है कि सितंबर में होगा। कुछ अपरिहार्य कारणों से आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो स्थगित कर दिया गया है और अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, सितंबर में होगा। ये बहुत ही मतलब कि किसी के लिए अच्छा है, जो लोग अभी तक शुरुआत नहीं किए थे उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो लोग काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे, जिनका तैयारी पूरा हो गया था, उनके लिए थोड़ा सा निराशा है, क्योंकि लगातार इतने दिनों तक तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। बहुत सारे लोग स्कूल से छुट्टी भी ले लिए थे तैयारी करने के लिए, है ना, कि फिर से हम 10 दिन के लिए छुट्टी ले लिए थे तैयारी करने के लिए सिर्फ, तो उन लोग के लिए थोड़ा सा यहाँ पर समस्या होगा, ठीक है। लेकिन अब एग्ज़ाम बढ़ गया है डेट, तो हम लोग को आगे की तैयारी अब करना है। और बहुत सारे लोगों कह रहे हैं कि सर सिलेबस चेंज हो गया है। देखिए सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिलेबस वही है, बस आपका जो उसमें अलग अलग बांट दिया गया है कि मैथ इतना पूछेगा, इतिहास से इतना पूछेगा, करेंट अफेयर इतना पूछेगा, भूगोल इतना पूछेगा, ठीक है। अलग अलग सिर्फ बांट दिया गया है, सिलेबस आपका 100% वही है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ और नहीं होगा, ठीक है। जो नोटिफिकेशन आपका आ गया है, नोटिफिकेशन में कभी भी बदलाव नहीं होता है, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। बस वो मामला को शांत करने के लिए इसको थोड़ा सा अलग बढ़ा दिया है। बहुत सारे यूट्यूब वाले इसमें सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं है। ये सिलेबस बदलाव नहीं हुआ है, सिलेबस वही है ना। ये यहाँ पर देखिए लिख दिया है 8 स्टैंडर्ड,
क्या आपको लगता है कि 8वें क्लास तक ही पूछा जाएगा मैथ? ऐसा नहीं है, सिर्फ वो लिख दिया है 8वें से ऊपर पूछेगा आपको। 8वें तक ही इतिहास थोड़ी पूछेगा, 8वें तक तो ज्योग्राफी थोड़ी पूछेगा, उससे अपर पूछेगा आपको, ठीक है। कम से कम 10th स्टैंडर्ड तक जरूर पूछेगा, कम से कम हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आप देखे होंगे ना प्रधानाध्यापक का, हाँ ठीक है, प्रधानाध्यापक का आपको एग्जाम्पल है, आपको याद है, ठीक है। देख रहे हैं ना किस प्रकार का एग्जाम वो हमें आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको लेवल को बना करके चलना है, तैयारी करते हुए चलना है। जिस अनुसार से आपका तैयारी चल रहा था वो बिल्कुल सही चल रहा था, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं था। हाँ, बस ये बात है कि अब उसको सेक्शन वाइज बांट दिया है कि 20 आपका मैथ पूछेगा, रीजनिंग भी पूछेगा। मैथ रीजनिंग नहीं लिखा है लेकिन रीजनिंग पूछेगा। आप याद रखिएगा, रीजनिंग सिलेबस में दिया हुआ है तो रीजनिंग आपको पूछेगा ही एग्जाम में, ठीक है। अब 10 रीजनिंग पूछे या फिर 5 रीजनिंग पूछे, लेकिन रीजनिंग जरूर पूछेगा, ठीक है। चलिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आज हम लोग दोस्तों यहाँ पर कुछ भूगोल हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा पटना से बाहर हूँ, ठीक है। तो आज आप लोग ये टेस्ट आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। आज हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे, वो भी मानचित्र के द्वारा पढ़ेंगे। और टेस्ट हम लोग का स्टार्ट ये चलेगा, टेस्ट तो चलते ही रहेगा। अभी तक 83 टेस्ट हो गया है। जो लोग अभी तक हमारे क्लास में नहीं जुड़े हैं तो वो लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। 9 बजे से आपका डेली लाइव क्लास होता है। आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख उत्तरी भारत के मैदान के बारे में, देखेंगे कि उत्तरी भारत का मैदान का विस्तार है ना, पूरा डिटेल से यहाँ पर समझेंगे, मानचित्र के द्वारा यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। यहाँ से भी एग्जाम में आपको बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा भारत का भूगोल से, ठीक है। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों। तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, अब वहाँ पर आपको जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने का प्रक्रिया क्या है, तो इसमें 351 का चार्ज है। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उनके लिए अच्छा हो गया कि एग्जाम का डेट बढ़ गया है, और जो लोग जुड़े हुए हैं तो उनका तैयारी आगे चलता ही रहेगा उसी में आपका, ठीक है। जो लोग अभी तक नए हैं तो 351 का चार्ज है, और इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, अमेजन पे भी कर सकते हैं। सभी आपको इस नंबर पर है, उपलब्ध है। आप यहाँ से पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है, जहाँ आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और वहाँ पर सभी PDF है, पीछे वाला वीडियो है, नोट्स है, सभी चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम है कैरियर परिवार। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए क्या करना है, क्योंकि टेलीग्राम पर भी हम क्वेश्चन डालते रहते हैं, वहाँ से भी आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 3000 लोग वहाँ पर जुड़ गए हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए। हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को। और चलिए आगे हम लोग आज का ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही यहाँ से आप लोग जाइएगा। धन्यवाद।